हेलो बच्चों, सीबीएसई ने अनाउंस करा है अपना लेटेस्ट टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस सभी क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों के लिए। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सभी क्लास 12th के बच्चों के साथ उनका नया सिलेबस टर्म 1 का और टर्म 2 का। क्या है वो डिलीशंस जो अब आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे रिवाइज सिलेबस के हिसाब से, और बताऊंगा आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो टर्म 1 का एग्जाम हो या टर्म 2 का। और हाँ, वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको कहीं और भी किसी जानकारी के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से। अकाउंटेंसी के टर्म 1 के अंदर हमसे पार्ट ए में से 30 मार्क्स का पूछा जाएगा और पार्ट बी में से 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। बात करूं पहले 30 मार्क्स के पार्ट ए में से, उसमें हमारे पार्टनरशिप की वेटेज होगी 18 मार्क्स की और हमारे कंपनीज की वेटेज होगी 12 मार्क्स की। पार्टनरशिप के अंदर से हमसे 3 मेन टॉपिक पूछे जाएंगे: फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये तीनों चैप्टर्स ही मिलाकर आएंगे 18 मार्क्स के। इसके अलावा कंपनीज में से सिर्फ हमसे एक चैप्टर पूछा जाएगा इशू ऑफ शेयर्स का, जिसकी वेटेज होगी 12 मार्क्स की। देन हमारा पार्ट बी जो है, यानी कि 10 मार्क्स का, उसमें हमसे 2 चैप्टर्स के बारे में पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 1 होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी और चैप्टर नंबर 2 जो होगा वो होगा रेशियो एनालिसिस। इस तरह से कुल मिलाकर हमारा पूरा 40 मार्क्स का टर्म 1 का पेपर अकाउंटेंसी का बनेगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो हमारा पार्ट ए के अंदर पार्टनरशिप है, उसमें से हमसे 18 नंबर के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फंडामेंटल्स के अंदर हमसे पार्टनरशिप के फीचर, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में, या गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो टॉपिक है उसके बारे में चीजें पूछी जाएंगी। और साथ ही साथ गुडविल के बारे में, नेचर, फैक्टर्स अफेक्टिंग, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में भी पूछा जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हो कि जो पूरा का पूरा आपको फंडामेंटल्स का चैप्टर है और पूरा का पूरा जो गुडविल का चैप्टर है उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। अब यहां पर बच्चे कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि बस पेपर तो एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है तो हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, क्या जरूरत है डीपली सारी बातों को पढ़ने की। मैं इस पर आगे भी आपको बताऊंगा कि क्या सबसे बड़ा ब्लंडर बच्चे कर सकते हैं इस तरह के एग्जाम की तैयारी में जो आपको नहीं करनी, पर फिर भी अभी बता रहा हूं। जो बोर्ड्स की वेबसाइट पर आपको ये फाइल दे रखी होती है सिलेबस की, उसमें हमेशा एक लर्निंग आउटकम का कॉलम होता है जो बच्चा अवॉइड कर देता है। लर्निंग आउटकम को जरूर पढ़ें क्योंकि वो आपको ये बताता है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक में से सीबीएसई एक्सपेक्ट कर रहा है कि बच्चे को क्या बातें पता होनी चाहिए। यहां पर वो डिटेल्स होती हैं जिनमें से ही क्वेश्चन बनके आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस पार्ट को कभी भी इग्नोर मत करना। ध्यान रखना, कोई भी सिलेबस आपको मन में लगे कि रीड करना है, आखिर हमारा सिलेबस क्या है, आप इस ऑथेंटिक फाइल को ही इस्तेमाल करना और इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव को पढ़ना कि आखिर सीबीएसई वाला हमसे किस टॉपिक में क्या पूछ सकता है। वो सारी जानकारी आपको यहां मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट हमें दे रखा है, सब बच्चे इस बात को नोटिस करना क्योंकि ये चीजें हमारे अब कोर्स में नहीं है। गुडविल विल बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट ओनली। नोट, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल इज एक्सक्लूडेड। जिन बच्चों ने शायद गुडविल के बारे में पढ़ लिया हो वो जानते हैं कि जब गुडविल हमको बैलेंस शीट के बाहर दे रखी होती है तो उसको या तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर देते हैं, जिसकी जर्नल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, या फिर हम गुडविल को रेस करके फिर राइट ऑफ करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुडविल को रेस करना और राइट ऑफ करना अकाउंटिंग स्टैंडर्डों के नियमों के खिलाफ होता है और यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल इज एक्सक्लूडेड। तो इस पार्ट को आप किताब से हटा देना। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप देख रहे हो गुडविल को रेज या राइट ऑफ करने के लिए बोल रहा है तो आप उसको इग्नोर कर देना। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर के अंदर आपसे क्या क्या पूछेगा? एवरीथिंग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन निकालना, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रिपरेशन एंड बैलेंस शीट का प्रिपरेशन। यानी कि आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। तो आपकी किताब में जो पूरा चैप्टर आपको दे रखा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, वो आपके लिए पूरी तरह से
रेलिवेंट है। इसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर क्या क्या चीजें हमसे पूछ सकता है, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन या ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। कुल मिलाकर आपसे एडमिशन के टाइम पर रेशियोज का सवाल या गुडविल का सवाल या रिवैल्यूएशन तक की ट्रीटमेंट या रिजर्व और फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में पूछ सकता है। हाँ, यहां पर जो चीज आपसे अब नहीं पूछी जाएगी वो होगी कैपिटल एडजस्टमेंट, यानी कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर आपको किसी भी तरह की कैपिटल एडजस्टमेंट का सवाल अब नहीं करना पड़ेगा। आपसे सिर्फ नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट या कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट के बारे में सवाल पूछ सकता है या फिर इन चीजों के बारे में सवाल पूछ सकता है, परंतु आपसे कैपिटल एडजस्टमेंट वो नहीं करवाएगा। अब आते हैं बच्चों 12 नंबर का कंपनी अकाउंट्स का, यानी कि जो हमारे टर्म 1 में कंपनीज अकाउंट में इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर है 12 मार्क्स का, उसमें से हमसे क्या क्या पूछ सकता है देखते हैं। 4 मेन टॉपिक्स हैं इसमें। सबसे पहले तो शेयर एंड शेयर कैपिटल, उसके नेचर और उसके टाइप्स के बारे में, ये पूरा थ्योरी है जो हम पढ़ेंगे। देन हमसे वो पूरी की पूरी शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग, जिसमें इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, पार पर, प्रीमियम पर इशू करना, कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन अरियर। ध्यान रखना इसमें लिखा है स्पेसिफिकली एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो अगर किताब में कहीं पर भी हम कोई ऐसी जर्नल एंट्री देख रहे होंगे जिसमें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर या इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की बात होगी, वो हमारे सिलेबस में नहीं होगा। इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश वाला टॉपिक भी हमें पढ़ना पड़ेगा। देन इसके बाद हमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड ईसॉप यानी एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान के बारे में सिर्फ थ्योरी पता होनी चाहिए। ध्यान रखना इसकी कोई भी अकाउंटिंग हमारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट है, यानी आपको इसका सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए। ये भी थ्योरी पार्ट हो गया। इसके अलावा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, जब शेयर्स फोरफीट होते हैं और री इशू होते हैं तो आपको उसकी पूरी अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एंड लास्टली आपको शेयर्स के डिस्क्लोजर के बारे में इन द बैलेंस शीट एक टॉपिक ये पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 12 नंबर के कंपनी अकाउंट्स में आपसे इशू ऑफ शेयर्स में मेनली यही 4 चीजें पूछी जाएंगी। और लास्टली 10 नंबर की जो हमारी पार्ट बी की किताब होगी उसमें से सिर्फ हमसे 2 चैप्टर पूछे जाएंगे, वो बहुत ही सिंपल हैं। चैप्टर नंबर 1 होगा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी आपके बुक के सीरियल नंबर के हिसाब से, और चैप्टर नंबर 4 होगा हमारा रेशियो एनालिसिस का। तो कुल मिलाकर 2 चैप्टर हमसे पार्ट बी के पूछे जाएंगे जो होंगे 10 नंबर के, जिसमें हमको सारी बातें ही यहां पर कवर करनी है जो आप अपने नॉर्मल सिलेबस के अंदर देख सकते हो। तो टर्म 1 जो है हमारा, जिस पर अभी हमें फोकस करना है, उसका पूरा अकाउंटेंसी का सिलेबस था जो ये हमने डिस्कस करा। बात करूं अब टर्म 2 के सिलेबस की, तो टर्म 2 के सिलेबस को आप समझ सकते हैं कि 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है जो आपके 40 मार्क्स के बनेंगे। यानी कि जो रिमेनिंग सिलेबस बच गया है उसको मोटा मोटा 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, जिसमें 10 नंबर का आपका होगा एनपीओ, जो आपकी फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 होगा आपके सीरियल नंबर के हिसाब से। देन इसके बाद 12 नंबर का रिमेनिंग पार्टनरशिप, जिसमें आपको रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देन कंपनीज के अंदर एक चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर्स का, या डिबेंचर्स की पूरी अकाउंटिंग, वो 8 नंबर की आपको पढ़नी पड़ेगी। और फिर आपको जो थर्ड बुक होगी यानी कि पार्ट बी की, उसमें जो रिमेनिंग चैप्टर्स आपके बच गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी की एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो आपको रिमेनिंग 10 नंबर के लिए पढ़ने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर इस तरह से आपका पूरा सिलेबस टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड हो गया है। अब बात करते हैं बच्चों हमारे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। इकोनॉमिक्स के अंदर टर्म 1 का जो 40 मार्क्स का पेपर होगा उसको डिवाइड करा गया है 18 नंबर का मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर और 22 नंबर का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। यानी कि टर्म 1 में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वेटेज थोड़ी सी ज्यादा होगी, वो 22 मार्क्स का होगा, और मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ 18 नंबर का होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जिन 3 यूनिट्स को कवर करा गया है वो है आपकी मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का, गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स का, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का यूनिट 6 मार्क्स का, जिनकी डिटेलिंग हम अब थोड़ी देर में देखेंगे। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपके किताब के सीरियल नंबर के हिसाब से हो सकता है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 जो मिलाकर यूनिट 1 बनते हैं वो 12 नंबर के आपके रखे गए हैं। और उसके बाद यूनिट 2 के अंदर जो HCF, पॉवर्टी और रूरल डेवलपमेंट वाले यूनिट्स हैं या चैप्टर्स हैं, आपके सीरियल नंबर के हिसाब से हो सकता है चैप्टर 4, 5, 6, उनकी वेटेज को 10 नंबर रखा गया है। तो कुल मिलाकर 22 नंबर का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा और 18 नंबर का मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा।
अब एक बार ब्रीफली देख लेते हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस को। टर्म 1 के अंदर हालांकि जो भी मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस है उसमें कोई भी एज सच रेलिवेंट डिलीशन नहीं है, यानी कि जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस हमारा मार्च के महीने में था वही सेम सिलेबस है हमारा यहाँ पर टर्म 1 का भी। तो अगर आप देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी एंड बैंकिंग यूनिट, उसके अंदर वही सारे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी पहले भी सीबीएसई ने दे रखे थे, यानी कि कोई भी चीज यहां पर डिलीट नहीं हुई है। इसके अलावा गवर्नमेंट बजट वाले यूनिट को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी सारी चीजें हमको पढ़नी पड़ेंगी, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, उसके सारे कंपोनेंट्स, चारों प्रकार के कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुल मिलाकर सारी चीजें इसमें आपको सेम ही मिलेंगी। एंड सिमिलरली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर भी जो आपको दोनों पार्ट्स कवर करने हैं, यानी कि 12 नंबर के लिए चैप्टर 1, 2 एंड 3 और 10 नंबर के लिए चैप्टर 4, 5 एंड 6, उसका भी सिलेबस सारा का सारा सेम ही है जो सीबीएसई ने मार्च के महीने में प्रिस्क्राइब कर रखा था, यानी कि जो भी आपकी किताब में बातें दे रखी हैं वो सारी हमको पढ़नी है, उसमें कोई भी रेलिवेंट डिलीशन नहीं है। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म 2 के सिलेबस की। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, टर्म 2 के अंदर जो सिलेबस होगा वो सारा का सारा जो रिमेनिंग सिलेबस बचा हुआ है वो है, जिसमें इस बार 22 मार्क्स का हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स और 18 मार्क्स का हो जाएगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन इस बार जो मजेदार बात है वो ये कि कंपैरेटिवली टर्म 1 के मुकाबले टर्म 2 का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा हैवी है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के दोनों सबसे बड़े और दोनों सबसे मेजर मुश्किल चैप्टर्स जो हैं वो टर्म 2 के अंदर हैं, यानी कि नेशनल इनकम का पूरा यूनिट और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का भी पूरा यूनिट। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स बचे हुए होते हैं वो आप देखेंगे कि 18 नंबर के हैं, जिसमें सारे के सारे वही चैप्टर्स रिमेनिंग है और वही सिलेबस है जो हमने ऑलरेडी मार्च में भी डिस्कस करा था। तो कुल मिलाकर टर्म 2 का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा है, लेकिन वेटेज के हिसाब से देखें तो 22 मार्क्स का है मैक्रो और 18 नंबर का है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बात करेंगे इस वीडियो में सबसे क्रूशियल पार्ट की, जिसमें मैं दो चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक रियलिटी चेक और दूसरा वो ब्लंडर जो बहुत से बच्चे कर सकते हैं पर आपको नहीं करना। जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइम स्केल पर, जुलाई का महीना तो अब खत्म होने को ही है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर मिलाकर कुल मिलाकर हमारे पास अगर 100 डेज हैं तो हमारा एग्जाम जो होगा टर्म 1 का वो होगा नवंबर दिसंबर के महीने में। नवंबर में एंटर करते ही हम एक ऑटोमेटिकली एग्जामिनेशन के माहौल में आ जाएंगे। देन उसके बाद अगर आप टाइम स्केल में देखेंगे तो 2 महीने का आपको समय मिलेगा, यानी अराउंड 60 डेज का टाइम मिलेगा, जिसमें आपके मार्च और फिर अप्रैल में टर्म 2 के पेपर होंगे। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो टर्म 1 के लिए जो टाइम मिल रहा है वो मिल रहा है 100 दिनों का और टर्म 2 के लिए जो टाइम मिल रहा है वो मिल रहा है 60 दिनों का, जबकि सिलेबस में कहीं पर भी ऐसा वेरिएशन नहीं है कि टर्म 1 का ज्यादा हो और टर्म 2 का कम हो। उल्टा ऑपोजिट है इसका, जिसमें कुछ चीजें तो टर्म 2 में ज्यादा मुश्किल हैं और ऐसी हैं कि सिलेबस हो सकता हो शायद 60 दिन के अंदर खत्म भी ना हो पाए। ये तो था रियलिटी चेक। अब बात करूंगा उस ब्लंडर की जो बहुत से बच्चे शायद करने का सोच सकते हैं पर आपको नहीं करना। शायद आपके मन में भी ऐसा ख्याल आया होगा कि मैं पहले टर्म 1 की तैयारी करूंगा और उसके बाद टर्म 2 की तैयारी करूंगा, पर प्रैक्टिकली अगर आप सिलेबस को देखो और सिलेबस को अगर आप थोड़ा सा भी डीपली एनालाइज करो तो टर्म 2 का सिलेबस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो एंटायरली पूरी तरह से आप 2 महीने में अच्छे से कवर भी कर पाओ और पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज भी कर पाओ। ध्यान देना, टर्म 1 का जो पेपर है इनफैक्ट वो सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड होगा, जबकि टर्म 2 का जो पेपर है वो फुल फ्लैश तैयारी के साथ होगा। एमसीक्यू बेस्ड पेपर के अंदर तो आप थोड़ी सी कम तैयारी करके भी जा सकते हो, लेकिन टर्म 2 के फुल फ्लैश पेपर के अंदर तो आपको हर तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। और इसके अलावा एक चीज और आपको रिमाइंड करा देता हूं, शायद आप अगर भूल गए हो, सीबीएसई ने पहले भी मेंशन करा था कि अगर किसी स्थिति में टर्म 1 के एग्जाम्स आपको घर से देने पड़े, यानी कि कोरोना के केसेस अगर बढ़ गए, तो आपके टर्म 1 की वेटेज को कम कर दिया जाएगा और टर्म 2 की वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा। तो एक बार उस कॉन्टिंजेंसी के बारे में सोच के देखो कि आपने 100 दिन तो लगा दिए पूरे के पूरे अपने टर्म 1 की तैयारी में, अननेसेसरी टाइम ज्यादा देकर, और पता चला कि वो एग्जाम आपको घर से देना पड़ा और इसकी वेटेज सिर्फ 20% ही लग रही है। और जब टर्म 2 के एग्जाम देने का समय आया तो आपके पास टाइम भी कम था, तैयारी भी अच्छी नहीं हो पाई और बोर्ड्स ने उसकी वेटेज को बढ़ाकर कर दिया 80%। तो हमेशा ध्यान रखना, अनसर्टेनिटी के टाइम में
बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि वही आदमी सक्सेसफुल हो सकता है जो सारा काम आज निपटा ले। जितना भी आप काम कल को टालोगे अनसर्टेनिटी के टाइम पे, तो हो सकता है आप आगे चल के फंस जाओ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब आपको तैयारी कैसे करनी है, प्लानिंग किस तरह से आगे लेकर चलनी है, उस डिस्कशन को बहुत ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पार्ट में मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये तो था आपका रियलिटी चेक और वो ब्लंडर जो आपको नहीं करना। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करनी चाहिए, और हम अपने यहाँ आरकेजी में भी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। अगर मैं आपको टाइम के हिसाब से बताऊं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का ये जो महीने हमारे पास है, ये जो टाइम हमारे पास है, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि इस टाइम में आपको अपने सिलेबस का, मैं टोटल सिलेबस की बात कर रहा हूं, मैं खाली टर्म 1 के सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। आपको अपने पूरे सिलेबस का 75 या 80% काम इस ड्यूरेशन में खत्म कर लेना चाहिए। और मेरी पर्सनली कोशिश तो ये होगी कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस 30 सितंबर तक खत्म करवा दूं। रीजन बीइंग, जब अक्टूबर का महीना शुरू होगा तो अक्टूबर में हम सिर्फ फोकस करेंगे टर्म 1 के एमसीक्यू प्रैक्टिस पर। मैं इस सिंकिंग का आपको एक रीजन भी देना चाहता हूं। अब बहुत से बच्चे आपके अभी से ही लग गए होंगे कि चलो यार एमसीक्यू का मटेरियल निकालते हैं, कहीं से एमसीक्यू 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 ढूंढते हैं। बट अब मैं आपको फैक्ट बता देता हूं, अभी मार्केट के अंदर कहीं पर भी लेटेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं आए हैं, क्योंकि जब बोर्ड्स ने ही अभी अपने क्वेश्चंस के पैटर्न को पूरी तरह से रिलीज नहीं करा और सिलेबस ही आए हुए अभी 2 या 3 दिन हुए हैं, तो इतनी जल्दी मार्केट के अंदर बुक्स नहीं आ सकती। मैं इसका भी आपको एक तरीका बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। आपके पास चाहे जो मर्जी बुक हो, अभी उस बुक के अंदर भी आपको हर चैप्टर के पीछे कुछ 1 मार्कर क्वेश्चंस दे रखे होते हैं या कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। तो आपको इधर उधर 4 जगह भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, विश्वास मानना बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी एग्जिस्टिंग रिफ्रेशर बुक के चैप्टर के पीछे जाओ, उसमें ऑलरेडी एमसीक्यू दे रखे होते हैं। तो एमसीक्यू कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो अभी आई है, वो पहले भी किताबों में हुआ करती थी। उन्हीं एमसीक्यूज में से आपके क्वेश्चन बन के आ जाएंगे। तो पहली चीज तो ये कि इधर उधर ढूंढना बंद कर देना कि कहां से मुझे एमसीक्यू का ना जाने मटेरियल मिल जाएगा, अभी कहीं से नहीं मिलेगा, ये मेरी बात को ध्यान रखना। अब कोई भी ऑथर, कोई भी पब्लिकेशन हाउस जब अपनी बुक लॉन्च करता है तो लॉन्च करने के लिए उसको उस पर काम करना पड़ता है, क्वेश्चंस डेवलप करने पड़ते हैं, उसकी प्रिंटिंग होती है और उसके बाद जाके वो मार्केट में पब्लिश होती है। मैं आपको सही समय बनाता हूं। अगर अभी जुलाई का महीना चल रहा है तो आप एक्सपेक्ट करो कि ऑथेंटिक किताबें आपको सितंबर के महीने में ही मिलेंगी, जिसमें आपको प्रॉपर लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से और बोर्ड्स लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तब तक आप अपने सिलेबस पर ही फोकस करो, तब तक आप एमसीक्यू के ज्यादा मटेरियलों की तरफ जाने की कोशिश मत करो। एमसीक्यू आपकी किताब के चैप्टर के पीछे जितने भी दे रखे हैं या 1 मार्कर क्वेश्चंस जितने भी दे रखे हैं वो सफिशिएंट है आपके अभी के लिए। तो अब आपका काम क्या है? सितंबर तक कोशिश करो अपना मैक्सिमम सिलेबस खत्म करने की। उस समय ये मत सोचो कि ये टर्म 2 का है, ये तो मैं बाद में करूंगा। मान के चलना टर्म 2 के लिए आपको टाइम कम ही मिलने वाला है, बहुत कम मिलने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि टर्म 2 की वेटेज ज्यादा हो, टर्म 1 की कम रह जाए। तो वो ब्लेंडर वाली अप्रोच तो बिल्कुल भी फॉलो मत करना। तो आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस को बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, और अपने सिलेबस को जितना भी आप खत्म कर सके मैक्सिमम कोशिश करो 75 to 80% हो जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरी पर्सनल चॉइस यही है, मैं तो सारा ही सिलेबस टाइमली खत्म करवा दूंगा, सो दैट अक्टूबर के पूरे महीने में सिर्फ टर्म 1 का रिवीजन चलेगा। सितंबर में एमसीक्यू लेटेस्ट किताबें मार्केट में आ चुकी होंगी, तो हमारा सिलेबस ऑलरेडी खत्म। सितंबर में एमसीक्यू की प्रैक्टिस शुरू, अक्टूबर में पूरा रिवीजन करा अच्छे से सिर्फ टर्म 1 का। देखो टर्म 1 का सिलेबस सिर्फ इतना सा है जो आप चाहो तो 10 दिन में प्रॉपर रिवाइज कर सकते हो। क्या फायदा एक छोटे से सिलेबस के लिए खाली 100 दिन लगा दिया और टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि बाद में हमको टाइम बहुत कम मिलने वाला है। और ध्यान रखना, बाद के टर्म 2 की जो तैयारी है वो सब्जेक्टिव मैनर में है, एग्जॉस्टिव मैनर में है। उस समय हमें उसकी सैंपल पेपर को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज्यादा टाइम लगाकर। तो अगर आपने सिलेबस भी बाद के लिए छोड़ रखा है तो आप बाद में बहुत ज्यादा फंस जाओगे। तो आप यही सोचकर अपना काम करना कि मुझे मैक्सिमम सिलेबस जो कवर करना है वो इन्हीं ड्यूरेशन में खत्म करना है, और अक्टूबर के महीने में सिर्फ अपने टर्म 1 पर फोकस करना है। तो अगर मैं इस पूरे को क्रिस्प फॉर्म में, समरी फॉर्म में आपको समझाऊं तो आपको करना क्या है, आपको अपनी रेगुलर पढ़ाई करते रहनी है और मैक्सिमम सिलेबस को खत्म करने की कोशिश करनी है।
ज्यादा से ज्यादा 10 अक्टूबर पकड़ लो। उसके बाद 10 अक्टूबर के बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा फुल रिवीजन करने का अपने टर्म 1 का। इस बात पर विश्वास मानना मेरा। तो टर्म 1 का फुल रिवीजन आप 10 अक्टूबर से भी अगर करोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ा हुआ नहीं है। और तब तक अपने सिलेबस को जितना अच्छे से खत्म कर सकते हो उतना ही फायदा आपको आगे मिलेगा, क्योंकि आगे का जो पेपर होने वाला है वो सब्जेक्टिव भी होगा, टाइम कम भी मिलेगा और हो सकता है उसकी वेटेज भी ज्यादा हो। तो आप इस अप्रोच को फॉलो करना। रहा सवाल किताब का और मटेरियल का, मैं समय आने पर खुद आपको उचित जानकारी दे दूंगा। तब तक आपको कहीं पर भी अनऑथेंटिक सोर्सेस से या पता चला आप ऐसी जगह से एमसीक्यू निकाल के लिया है जो आपके बोर्ड्स के लेवल के हैं ही नहीं, तो क्या फायदा कंफ्यूजन और पैनिक क्रिएट करने का। तो इट इज बेटर जो भी रिफ्रेशर बुक आपके पास है एग्जिस्टिंग, जाओ अभी उस बुक को खोलो। मैं गारंटी देता हूं चैप्टर के पीछे ही आपको 1 मार्कर क्वेश्चंस की लिस्ट दिख जाएगी, एमसीक्यू क्वेश्चंस की लिस्ट दिख जाएगी। और एक चैप्टर के अगर आपने 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कर लिए तो दैट इज सफिशिएंट अभी आपके इस टाइम के लिए। और उसके बाद सितंबर में जब ऑथेंटिक किताबें मार्केट के अंदर आ जाएंगी आपके पैटर्न के हिसाब से, तब आप चाहे जी भर के जितनी मर्जी भी प्रैक्टिस आप कर लेना। तो दिस इज द अप्रोच वन शुड फॉलो। तो आई होप बच्चों आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी अपने सिलेबस के बारे में और अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में मिल गई होगी। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा बिल्कुल टाइम वेस्ट करे बिना अपने सही लक्ष्य को पाने के लिए अभी से लग जाए, क्योंकि जितना जल्दी आप काम को खत्म कर लोगे, जितना टाइमली आप चीजों को फिनिश कर लोगे, उतना ही कम बाद में एंजाइटी होती है, उतनी ही कम बाद में पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। तो कभी भी अपने सिलेबस को आप बाद के लिए मत टाल के रखो, अपने सिलेबस को टाइमली फिनिश करो और फिर देखना आपकी बोर्ड्स की तैयारी कितनी अच्छी होगी। फिर जैसी मर्जी अनसर्टेनिटी आ जाए, कम से कम आपको डर नहीं है। टर्म 2 का अगर मान लेते हैं वेटेज बढ़ भी गया, आपको डर नहीं है। टर्म 2 के लिए बाकी दोस्तों को हो सकता है टाइम कम लग रहा होगा, लेकिन आपने अपना सिलेबस समय पर कर रखा होगा और सही चीज को सही समय पर रिवाइज कर रहे होंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं फिर से जाते जाते आपसे हाथ जोड़ के यही सविनय निवेदन कर रहा हूं कि इस स्ट्रेटेजी को शिद्दत से फॉलो करना। ज्यादा इधर इधर की चीजों में भागने की आपको अभी जरूरत नहीं है। अपनी रिफ्रेशर बुक पर भरोसा करें। अपनी रिफ्रेशर बुक के एमसीक्यूज जो दे रखे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है। अभी कुछ नहीं करना आपको, सितंबर आने दो। सितंबर के अंदर ऑटोमेटिकली मार्केट्स में किताबें आ जाएंगी, उनको आप लेकर अपने एमसीक्यू की यानी टर्म 1 की तैयारी कर सकते हो स्पेसिफिकली। और उसके बाद जब टर्म 1 के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, देन आप अपने टर्म 2 की रिमेनिंग तैयारी कर सकते हो। बट हाँ, फोकस क्या करना है, 75 to 80% सिलेबस को जल्द से जल्द सितंबर तक ही खत्म करने की अपनी पूरी कोशिश करते रहना। आपसे मिलूंगा इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में आपकी हेल्प करने के लिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।